नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर हम टेस्ट नंबर 35 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसके केंद्र में है रीतिकाल के अन्य कवि भाग 5। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर के बाद हम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल प्रैक्टिस सेट के तौर पर पढ़ चुके रहेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि अभी तक हमने जितने भी प्रश्नों पर चर्चा की है, वे सभी प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में, परीक्षा हॉल में दिखलाई पड़ेंगे। तो इसी उम्मीद से हम लगातार जुड़ रहे हैं और रीतिकाल के अन्य कवियों का जो भी महत्व है, आपने समझा होगा प्रश्नों के बहाने। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 के ऊपर। सवाल पूछा गया, दिनों के फेर में और पिंगल काव्य भूषण ग्रंथ किसके हैं? ऑप्शन दिया गया सम्मन, गणेश, ठाकुर, कृष्णदास। तो दिनों के फेर में और पिंगल काव्य भूषण नाम से ग्रंथ किसने लिखा हुआ है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, सम्मन नाम के कवि हैं, जो कि अपेक्षाकृत परीक्षाओं में कम आते हैं, लेकिन बदलते हुए पैटर्न और नए प्रश्नों की खोज में हो सकता है कि इनसे सवाल पूछा जाए। दिनों के फेर में और पिंगल काव्य भूषण ग्रंथ लिखा गया सम्मन कवि द्वारा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य का इतिहास में कितने ठाकुर कवियों का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे, तो भी हमने इस तथ्य के बारे में आप सभी का ध्यान आकर्षित किया था कि शुक्ल जी ने कितने ठाकुरों का, ठाकुर कवियों का उल्लेख किया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक 3 ठाकुर कवियों का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। अलग अलग जगह के रहे हुए हैं और सब्जेक्टिव तौर पर हमने विस्तार से इन पर चर्चा की थी। एक दो बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। खास तौर से मुझे याद आ रहा है, यूजीसी नेट के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने ठाकुर कवियों का उल्लेख किया है? तो इनकी संख्या है 3। अगला प्रश्न है, ठाकुर ठसक के संपादक थे। ठाकुर ठसक के संपादक कौन थे? ऑप्शन दिया गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, भगवान दीन, माता प्रसाद गुप्त। तो देखिए, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम तो है, आपको जल्दीबाजी यहाँ पर नहीं करना है। इसका जो सही जवाब है कि लाला भगवान दीन ने ठाकुर ठसक का संपादन किया था। यानी कि ठाकुर कवियों ने जो भी कविताएं लिखी थी, नाम तो बताया जा रहा है 3 है, तो उसमें से जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं उनकी रचनाओं का संपादन किया गया ठाकुर ठसक। ठसक आप देखेंगे एक तरीके का भाव होता है, तो कहीं न कहीं अभी तक जितनी भी रचनाओं को आपने देखा है, उसमें ठसक भाव आपको कहीं नहीं दिखाई दिया होगा। यानी कि ये जो ठाकुर कवि रहे, ये बहुत ही अलग ढंग की कविताएं लिखा करते थे। एक दो पंक्तियों के माध्यम से हम इसको पुष्ट भी करेंगे। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बोधा की पंक्तियां नहीं है, यह प्रेम को पंथ कराल, महातरवार की धार पर धावनो है, जान मिले नो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, कबहू मिलिबो वह धीरज ही में धरेबो करे, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। तो बोधा की पंक्तियां नहीं है, हमें यहाँ पर बताना है। आप सभी अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि हमने बोधा के बारे में पिछले प्रैक्टिस सेट में भी देखा था और यहाँ पर उनकी कौन कौन सी पंक्तियां नहीं है। एक ही ऐसी पंक्ति होगी जो कि नहीं होगी। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी है, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। ये पंक्ति आप देखेंगे कि ठाकुर द्वारा लिखी गई है और इसीलिए लाला भगवान दीन ने जब संपादन किया तो उन्होंने नाम रखा पुस्तक का ठाकुर ठसक। ठसक एक भाव है जो मतलब तन के चलने वाला, जो कि एकदम खड़ा रहने वाला। हम कविराज हैं चाकर चतुर के, ये पंक्ति बोधा की नहीं है। बाकी आगे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जितनी भी पंक्तियां यहाँ पर बच रही हैं, उसमें से जो पहली पंक्ति है काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में खूब पूछी जाती रही है
यह प्रेम को पंथ कराल, महातरवार की धार पर धावनो है। बोधा ने कहा कि ये प्रेम का रास्ता आसान नहीं है, तलवार पर चलने के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए और बाकी भी ध्यान रखिए। प्रश्न के मुताबिक जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है कि ठाकुर की पंक्तियां नहीं है। हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेक जे न मुर के, लोगन कबित कीबो खेल करी जानो है, यह प्रेम को पंथ कराल, महातरवारिक धार पर धावनो है। तो तमाम पंक्तियों में आपका दिमाग कैच करना शुरू कर चुका होगा। कई बार मैं सोचता हूं कि जो हमारा दिमाग होता है वो समय पर ही अपना काम करता है। प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ा होगा और फिर उसमें से तमाम तथ्य आप अपने दिमाग में भरे हुए हैं, आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक और आगे जो भी गद्यात्मक चीजें हैं। फिर भी उसमें से कैसे सर्च कर रहा होगा आपका दिमाग। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। यह प्रेम को पंथ कराल, महातरवार की धार पर धावनो है। ये ठाकुर का नहीं है, बल्कि अभी हमने जस्ट इसके ऊपर में प्रश्न में देखा कि ये बोधा द्वारा लिखी गई पंक्ति है। लेकिन आगे हमको ध्यान में रखना है कि अगर ठाकुर से संबंधित पंक्तियां आ जाएं तो हम कविराज हैं पै चाकर चतुर की, और एक है कि लोगन कबित कीबो खेल कर जानो। कहना था कि कबित को लोग खेल मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और बी जो ऑप्शन दिया गया है, सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे मैंने को जे न मुरके। मुरकना शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी ने बाजरे का खेत देखा होगा या फिर धान इत्यादि का, गेहूं का, तो मुरक जाता है। ठीक है ना, तो इन लोगों का क्या है, ये मुरकते नहीं, एकदम सीधे रहते हैं, इसीलिए तो ठसक शब्द का प्रयोग किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इस रचना का नाम जरूर अपने दिमाग में रखा होगा, ठाकुर ठसक है। लेकिन जिस तरीके से हमने ठसक शब्द पर आप सभी का ध्यान आकर्षित कराया है, आप जीवन भर उस शब्द के भाव को अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे। प्रश्न के मुताबिक सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राम सतसई किसकी रचना बनाई गई है? गणेश, ठाकुर, कृष्णदास, राम सहाय दास। राम सतसई, बिहारी सतसई नाम आपने सुना, यमक सतसई नाम सुना, तमाम सतसइयां लिखी गई हैं। राम सतसई नाम की रचना किसने बनाई है? इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी है। राम सहाय दास नाम के एक कवि थे जिन्होंने राम सतसई नाम से एक रचना लिखी हुई है। रामचरितमानस, रामचंद्रिका, राम को केंद्र में रखते हुए तमाम रचनाएं लिखी गई, लेकिन उनमें एक रचना है राम सतसई जो कि मिलती जुलती कवि के नाम से है, राम सहाय दास। ज्यादा नहीं मेहनत करना है, बस ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राम सहाय दास की रचना नहीं है। वाणी भूषण, वृत्त तरंगड़ी, ककहरा, अखरावट। तो राम सहाय दास ने एक से अधिक रचनाएं की हुई हैं, उसमें से हमें बताना है कि उनकी कौन सी रचना नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अखरावट नाम की जो रचना है राम सहाय दास की नहीं है, ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। यानी कि हमने देखा कि दिमाग तुरंत दौड़कर कहाँ चला गया, सूफी काव्य में चला गया। तो इसी को कहते हैं रिवीजन, इसी को कहते हैं अभ्यास, इसी को कहते हैं ध्यान देना। तो राम सहाय दास की रचनाओं में आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे वाणी भूषण, आवृत्त तरंगड़ी और ककहरा। ककहरा जैसी ने भी लिखा हुआ है, लेकिन राम सहाय दास ने भी उन्हीं का अनुकरण करते हुए यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा हुआ है। यानी राम सहाय दास भले रीति काल में लिख रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर भक्ति काल के कवियों का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन को राम सहाय दास की रचनाओं के संदर्भ में अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है, हमीर हट किसकी रचना है? राम सहाय दास, चंद्रशेखर, दीनदयाल गिरी, पजनेस। तमाम कवियों का नाम दिया गया है, हमें बताना है कि हमीर हट किसकी रचना है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर नाम के कवि हैं जिन्होंने हमीर हट नाम से रचना की हुई है। वैसे आप देखेंगे हमीर रासो नाम से भी ग्रंथ है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि उसके रचयिता कौन है। लेकिन यहाँ पर हमीर हट आप जरूर ध्यान में रखिए, एक ऐसे कवि का नाम जो कि बहुत कम आता है, लेकिन समय खराब हो और दिन खराब हो तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो हमने इसको छोड़ा नहीं, बल्कि आपका ध्यान आकर्षित कराने के लिए कि आप रखें कि चंद्रशेखर नाम के कवि ने भी हमीर हट नाम से रचना की हुई है।
अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर की रचना नहीं है। विवेक विलास, रसिक विनोद, हरि भक्ति विलास, अनुराग बाग। तो चंद्रशेखर की रचना नहीं है, हमें बतलाना है। और आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका होगा कि हमने कौन कौन सी रचना चंद्रशेखर की पढ़ी थी जो कि विकल्प में नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, अनुराग बाग नाम से एक रचना जो लिखी गई वो चंद्रशेखर की नहीं है। बाकी ऊपर की तीनों रचनाएं चंद्रशेखर द्वारा लिखी गई। एक चीज आप ध्यान में रखिए, यूजीसी नेट का एक बार पेपर हुआ था ऑफलाइन, उसमें इसी तरीके का प्रश्न पूछते हुए बस कूट बना दिया गया था, 1 2 3 इस तरीके से। तो ये पैटर्न भी आप यहाँ पर अपना सकते हैं। प्रश्न देखने में सीधा है, लेकिन इसको हम दूसरा रूप भी दे सकते हैं। अपने दिमाग में आप इस तरीके से प्रश्नों को थोड़ा सा रूपांतरित भी करते रहिए कि अगर इस तरीके से आ जाएगा तो भी हमें अनुराग बाग को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। ठीक है, सीधे सीधे जो प्रश्न का जवाब था ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर की रचना नहीं है। नखशिख, वृंदावन शतक, भू पंचाशिका, शतरंज शतिका। चंद्रशेखर ने बहुत सारी रचनाएं की हुई हैं, इसीलिए लगातार आप देख रहे हैं कि 3 प्रश्न उन पर बने हुए हैं। भले आप परीक्षा में पेपर बनाने वाले चंद्रशेखर को हल्के में लें, लेकिन चंद्रशेखर ने अच्छा काम किया हुआ है। बातों ही बातों में आपका दिमाग इस प्रश्न पर जरूर टिका होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर की कौन सी रचना नहीं है। बिल्कुल सही जवाब तक आप पहुंच रहे हैं, ऑप्शन डी है, शतरंज शतिका नाम की जो रचना है वो चंद्रशेखर की नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने शतरंज शतिका इतनी बार विकल्पों में दिया है कि आप याद कर चुके होंगे कि आखिरकार ये किसकी रचना है। अगर नहीं याद हो रहा है तो एक बार अपने दिमाग को आप ठोकिए और आधा घंटा चिंतन मनन कीजिए कि आखिरकार मुझे क्या हो गया है, क्यों नहीं याद हो रहा है। बिल्कुल, और होमवर्क है, जो विद्यार्थी जानते हैं जरूर कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा। तो चंद्रशेखर की ऊपर की तीनों रचनाएं हैं, नखशिख, वृंदावन शतक, भू पंचाशिका, ये तीनों रचनाएं चंद्रशेखर की हैं। शतरंज शतिका नाम की जो रचना है वो चंद्रशेखर की नहीं है। अगला प्रश्न है कि हमीर हट हिंदी साहित्य का एक रत्न है, उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि सी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि हमीर हट हिंदी साहित्य का एक रत्न है। रत्नों की जब भी बात की जाती है तो इसमें बिहारी सत्सई का नाम आप जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। उसको भी कहा जाता है कि इसकी एक एक दोहे रत्न के बराबर माने जाते हैं। तो हमीर हट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बतलाया कि चंद्रशेखर की एक रचना है और उसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने उसका मूल्यांकन करते हुए लिखा कि हिंदी साहित्य का एक रत्न है। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। इनका अन्योक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है, उपरोक्त संदर्भ किस कवि से है? यानी कि किस कवि के बारे में कहा जा रहा है कि अन्योक्ति कल्पद्रुम नाम की जो रचना है वो हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। ऑप्शन दिया गया राम सहाय दास, चंद्रशेखर, दीनदयाल गिरी, पजनेश। चारों कवियों का नाम आप पहले भी सुन रहे हैं और यहाँ पर प्रश्न के मुताबिक जो इसका सही जवाब है वहां तक आप बिल्कुल अपने दिमाग को ले जा रहे होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, दीनदयाल गिरी नाम के जो कवि हैं उनकी रचना का नाम है अन्योक्ति कल्पद्रुम। कल्पद्रुम शब्द आप देखेंगे कई रचनाओं के अंत में लगा हुआ पाया जाता है, जिसे काव्य कल्पद्रुम एक रचना है। इसी तरीके से अन्योक्ति, अन्योक्ति एक अलंकार है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें किसी तीसरे का को संकेतित करते हुए बात कही जाती है। और आपको दोहा याद आ गया होगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। किसका है? ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी और किसके संदर्भ में कही गई और ये बात कहाँ किसको जाकर लगी, यही बतलाता है अन्योक्ति। यानी कि दीनदयाल गिरी की जो भी कविताएं पढ़ेंगे तो उसमें इसी तरीके का भाव दिखाई पड़ता है। तो अन्योक्ति कल्पद्रुम जरूर ध्यान में रखिए कि दीनदयाल गिरी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, ये एक बहुरंगी कवि थे, रचना के विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन वही है राम सहायदास, चंद्रशेखर, दीनदयाल गिरी, पजनेश। तो ये एक बहुरंगी कवि थे। बहुत कम कवियों के बारे में भले उन्होंने कहा कि ये रसिक कवि थे, रसिक जीव थे, प्रतिभा संपन्न थे, सब कुछ कहा, लेकिन बहुरंगी कवि यानी कि एक ऐसा कवि जो कि कोई किसी एक रंग के लिए न जाना जाता हो, अब वो अनेक उसके काव्यों के विषय में बहुआयामी क्षेत्र हो, बहुरंगी कवि के तौर पर देखे समझ सकते हैं।
तो रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। हमने तुलसीदास को पढ़ा, सूरदास को पढ़ा, तमाम बड़े-बड़े कवियों को पढ़ा, पद्माकर को पढ़ा, लेकिन ये बात किसी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही, बल्कि कही है तो ऑप्शन सी, दीनदयाल गिरि के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक बहुरंगी कवि थे और विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। आन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, दृष्टांत तरंगिणी, हित तरंगिणी। तो दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि हाँ, हमने पढ़ा था कि आन्योक्ति कल्पद्रुम इनकी रचना है। अनुराग बाग जो अभी हम पिछले किसी प्रश्न में एक विकल्प के तौर पर बतलाए हुए थे, ये भी दीनदयाल गिरि की रचना है। और दृष्टांत तरंगिणी नाम की रचना, ये भी दीनदयाल गिरि की है। अब हित तरंगिणी किसकी रचना है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है और आपके दिमाग में आना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, लिखने के लिए तो मैं पूरा लिख देता कि हित तरंगिणी का प्रकाशन इतने में हुआ, कृपाराम ने लिखा, ये लिखा, वो लिखा, लेकिन आपको स्पेस दिया जा रहा है ताकि आप अपना दिमाग दौड़ाइए। ये मानकर चलिए कि आप कक्षा में बैठे हुए हैं और इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में भी दिखाई पड़ सकते हैं। बातों ही बातों में आपने दीनदयाल गिरि की रचना आन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग और दृष्टांत तरंगिणी, इन तीनों के बारे में समझ लिया होगा और आगे के लिए याद रखेंगे। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, प्रश्न के मुताबिक कि हित तरंगिणी नाम की जो रचना है दीनदयाल गिरि की नहीं है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दृष्टांत तरंगिणी में वर्णित है अलंकार, रस, नीति, ऋतु। हाँ, इसमें दृष्टांत तरंगिणी में वर्णित है किस विषय को अपनाया गया है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी है, नीति परक इसमें कविताएं की गई हैं दृष्टांत तरंगिणी में। और किसकी रचना है, अभी हमने आपको बताया ही, दीन दयाल गिरि। ठीक, उनको जरूर ध्यान में रखिए। और जैसे ही हमने बताया था कि अन्योक्ति अलंकार या फिर अन्योक्ति कल्पद्रुम नाम से उन्होंने लिखा, दृष्टांत नाम से भी एक अलंकार है। देखिए, आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन यहाँ पर आप इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से व्याकरण भी पढ़ रहे हैं। दृष्टांत अलंकार में बिंब प्रतिबिंब का इसमें संबंध होता है। मान लीजिए आप एग्जाम में गए और तमाम अलंकारों को आपने पढ़ लिया और प्रश्न आ गया कि किस अलंकार में बिंब प्रतिबिंब को ध्यान में रखा जाता है, तो अभी जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं यहाँ पर काक चेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो तुरंत प्रसन्नचित्त होकर आंसर देंगे कि दृष्टांत अलंकार। तो ये चीज होती है कि पढ़ते पढ़ते साहित्य से व्याकरण की तरफ मुड़ना, ये भी क्या है, एक कोरिलेशन है, जोड़कर आपको देखना है। तो देखिए, दृष्टांत अलंकार और अन्योक्ति अलंकार अब आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। प्रश्न के मुताबिक जो सही जवाब था कि दृष्टांत तरंगिणी में वर्णित है नीति परक दोहे। अगला प्रश्न है कि मधुर प्रिया और नक्शिक किसकी रचना है। मधुर प्रिया, नक्शिक किसकी रचना है। वैसे आप देखेंगे नक्शिक बहुत लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन मधुर प्रिया आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन दिया गया है फजनेश, राम सहायदास, चंद्रशेखर, दीनदयाल गिरि। तो ये किसकी रचना है, मधुर प्रिया। ठीक है, इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, फजनेश नाम के कवि। फजनेश कई बार विकल्पों में आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो फजनेश का नाम आता रहता है। तो मधुर प्रिया और नक्शिक नाम से इन्होंने रचनाएं की हुई हैं। खासतौर से मधुर प्रिया को जरूर आप ध्यान में रखिए। इनके पदों का संकलन किया गया फजनेश प्रकाश। सवाल पूछा जा रहा है कि फजनेश प्रकाश कितने पद हैं, फजनेश प्रकाश में कितने पद हैं। ऑप्शन दिया गया 100, 115, 127, 150। तो फजनेश प्रकाश में आप देख रहे हैं कि 100 से अधिक पद हैं। विकल्पों को देखने से यही लग रहा है कि भाई इसमें 100 से कम पद नहीं है, लेकिन सही क्या है, सही है ऑप्शन सी, कुल 127 पद हैं जो कि कवित्त सवैये में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो फजनेश प्रकाश फजनेश की रचनाओं का संकलन है जिसमें 127 पद है। अगला प्रश्न है कि गिरिधर दास, गिरधर, गिरिधारन आदि किसके उपनाम थे। वो कौन सा व्यक्ति है जिसको जो मन करता था वही बुला देता था। जैसे हमें कोई रजनीश बोल देता है, कोई अनुराज बोल देता है, कोई घर का नाम ले लेता है, कोई कुछ बोल देता है। और आप सभी को बताऊं कि
1 से लेकर 8वीं तक मेरा नाम कुछ और था। बाद में इसको चेंज किया गया। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि किस कवि के बारे में ये बात कही जा रही है कि गिरिधर दास, गिरिधर, गिरिधारण आदि किसके उपनाम थे? आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन दिया गया है शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, गोपाल चंद्र, हरिश्चंद्र। ठीक है, इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है। गोपाल चंद्र का उपनाम था गिरिधर दास, गिरिधर, गिरिधारण। बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। गोपाल चंद्र जैसे ही आपने देखा, आपके दिमाग में आ गया होगा कि किसी बड़े साहित्यकार, केवल बड़े साहित्यकार नहीं बल्कि एक युग के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। और अगर हम आधुनिक काल की बात करें, खड़ी बोली की बात करें या फिर गद्य विधाओं की बात करें, तो उनका काफी रोल रहा है, खासतौर से नाटक का। इतनी कहानी हमने बता दिया, आपके दिमाग में छप गया होगा कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति है। गिरिधर दास के संदर्भ में असत्य है, हमें असत्य कथन के बारे में बताना है। ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे। ये ब्रज भाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम बाबू गोपाल चंद्र था। भारतेंदु इनके 50 ग्रंथ बताते हैं। तमाम तथ्य यहाँ पर दिए गए, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा तथ्य असत्य है या फिर गलत है। सही जवाब है ऑप्शन डी। भारतेंदु इनके 50 ग्रंथ नहीं बल्कि 40 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। और जितनी भी बातें ऊपर बताई गई हैं, वो सभी बातें गिरिधर दास के संदर्भ में सही हैं कि भारतेंदु के पिताजी थे और ये ब्रज भाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम गोपाल चंद्र था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं और बहुत माइनर अंतर के कारण आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी भी गलत हो रहा है। भारतेंदु खुद अपने पिताजी की रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं और उनके 40 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। आजकल आप देखेंगे कि 1-2 ग्रंथ लिखने के बाद आदमी आपका पैर जमीन पर नहीं रह रहा है, लेकिन उस जमाने में 40 ग्रंथ, 50 ग्रंथ, इतने ग्रंथ लिखने के बावजूद भी काफी उन्होंने काम किया। गिरिधर दास ने काफी काम किया है, आगे और पता चलेगा। जो सबसे बड़ा काम किया है वो शायद आज के जो भी हमारी एक तरीके से गवर्नमेंट कहें या फिर जो भी अपने को समाज सुधारक कहते हैं, वो भी इस काम को नहीं किया होगा। सरस्वती भवन पुस्तकालय बनाया था। सरस्वती भवन पुस्तकालय बनाया था या फिर बनवाया था? ऑप्शन शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, गोपाल चंद्र, हरिश्चंद्र। तो सरस्वती भवन, एक चीज आप देख रहे हैं कि न जाने ये एक दौर है जब सरस्वती शब्द का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। अगर पुस्तकालय भी बनाया गया तो उसका नाम सरस्वती रखा गया। अगर पत्रिका का संपादन भी किया गया तो उसका नाम सरस्वती पत्रिका रखा गया। आजकल अलग अलग नाम पत्रिकाओं के हैं, लेकिन उस जमाने में एक ट्रेंड चलता था, एक प्रवृत्ति थी कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सभी काम उस समय हो रहे थे जब हम लोग गुलाम थे। बहुत सारी चीजें खुल के नहीं कर सकते थे, फिर भी प्रतीकात्मक तौर पर बहुत सारे कामों को करने का प्रयास उस समय के साहित्यकारों ने किया था। शायद आज वैसे साहित्यकारों की कमी है। बहुत ही इक्के दुक्के साहित्यकार हैं, नहीं तो कोई पुलिया पर बैठ रहा है, कोई घाटों पर बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तमाम चीजें हैं। तो सरस्वती भवन पुस्तकालय किसने बनवाया था? गोपाल चंद्र ने। और एक तथ्य मैं पढ़ रहा था कि उस समय इनको बनवाने के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजेंद्र लाल मित्र। ठीक है, इन्होंने उस जमाने में 1 लाख रुपया दिया था। ये कितनी बड़ी बात रही होगी। आज का अगर आप 1 लाख रुपया देखें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो राजेंद्र लाल मित्र ने गोपाल चंद्र को सरस्वती भवन पुस्तकालय बनवाने के लिए 1 लाख रुपए दिए। बड़ी बात थी। हालांकि आप देखेंगे, आप तैयारी कर रहे हैं तो हर गली चौराहे पर लाइब्रेरी खुली हुई है जिसमें एसी, कंप्यूटर, सारी चीजें लगी हुई हैं और विद्यार्थी घर से निकलकर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहे हैं। लेकिन उस जमाने में जोड़ने का एक काम था। आज व्यावसायिक रूप में है, लेकिन उस जमाने में अलग था। अगला प्रश्न है कि गोपाल चंद्र की रचनाओं की संख्या के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। जब कोई व्यक्ति अधिक रचनाएं लिख देता है तो लेकर उसको विवाद भी हो जाता है, कुछ लोग अलग अलग संख्या बतलाते हैं। भारतेंदु 40, ब्रज रत्न दास 18, राधा कृष्ण दास 21, रामचंद्र शुक्ल 11। इसमें आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो कि भारतेंदु के परिवार से ही जुड़े हुए हैं। कोई जीवनी लिखा हुआ है, कोई फुफेरा भाई है, कोई कुछ है। तो इन लोगों ने भी अपने घर में जो भी साहित्यिक काम करने वाले लोग हैं उन पर ध्यान दिया। सही जवाब है ऑप्शन डी। रामचंद्र शुक्ल ने जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि इनकी रचनाओं की संख्या 11 मानी है, ये बिल्कुल गलत है।
बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनकी रचनाओं की संख्या 40 बतलाई है, ब्रज रत्न दास ने 18 बतलाई है, राधा कृष्ण दास ने 21 बतलाई है। तो सर्वाधिक जो यहाँ पर कलेक्शन किया है, संकलन किया है, वो खुद गोपाल चंद्र के पुत्र और आधुनिक काल के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसको किया हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन डी प्रश्न के मुताबिक हो रहा है, लेकिन इन तथ्यों को जरूर आप आगे के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि गोपाल चंद्र का ग्रंथ नहीं है। जाहिर सी बात है कि इतने ग्रंथ है तो सवाल बनेगा ही बनेगा कि गोपाल चंद्र का ग्रंथ नहीं है। जरासंध वध महाकाव्य, भारती भूषण, रस रत्नाकर, जगत विनोद, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कि गोपाल चंद्र का नहीं? प्रश्न बनाना भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा कि कैसे प्रश्न को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखिए, सही जवाब तो हो गया ऑप्शन डी, जगत विनोद। आपने पहले के प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था, एक खास रचनाकार की रचना है जगत विनोद। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जरासंध वध महाकाव्य भारती भूषण, भाषा भूषण नाम से रचना की गई थी, भारती भूषण नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। रस रत्नाकर, रत्नाकर शब्द से तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। ऊपर के तीनों जो ग्रंथ हैं गोपाल चंद्र द्वारा लिखे गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जरासंध वध महाकाव्य, ये सवाल पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। और इन्होंने एक नहुस नाम का भी ग्रंथ लिखा हुआ है। तो कहीं न कहीं गोपाल चंद्र जो थे, महाभारत रामायण का जो भी विषय वस्तु उनकी रही है, और जो ऐसे पात्र हैं जिनको कि कवियों ने उपेक्षित रखा या फिर केंद्र में नहीं रखा, उन पर इनका ध्यान गया हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि द्विजदेव का वास्तविक नाम था। द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। आपको भी याद आ गया होगा कि हाँ, हमने प्रैक्टिस सेट में देखा था या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा था। द्विजदेव का वास्तविक नाम था, ऑप्शन दिया गया महाराज मान सिंह, रघुराज सिंह, पृथ्वी सिंह, जसवंत सिंह। तो द्विजदेव का क्या नाम था यहाँ पर आपको बतलाना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, महाराज मान सिंह का उपनाम जो है वो द्विजदेव है। अब वैसे आप देखेंगे द्विज शब्द एक से अधिक शब्दों के अर्थ में आता है। इसका अर्थ पक्षी भी हो जाता है कई बार एक खास जाति ब्राह्मण से भी जोड़ दिया जाता है इसको। ठीक है, तो ऐसे भी व्याकरण को आप ध्यान में रखिए। कोई किसी को उपाधि यूं ही नहीं दे रहा है। अगर भारतेंदु भी दिया जा रहा है तो यहाँ पर भी एक संधि है। प्रिय विद्यार्थियों, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भारतेंदु में कौन सी संधि है। ऐसे ही नहीं ये सब शब्द दिए गए हैं कि भाई बस हो गया हमारा, ऐसे नहीं है। कुछ न कुछ इसका कारण है, इसमें खास संधि है। भारतेंदु को भारत का इंदु कहा गया, चंद्रमा कहा गया। और इन्हीं के जो गुरु थे, बहुत अच्छा संबंध तो नहीं था, शिव प्रसाद सितारे हिंद, उनको हिंद का सितारा कहा जाता था। तो चंद्रमा तो एक ही होता है और सितारे तो बहुत सारे होते हैं। ये भी बहुत मायने रखता है, यूं ही ऐसे शब्द किसी को उपाधि इत्यादि नहीं दी जाती है। तो इस प्रश्न के बहाने आपने हिंदी व्याकरण पर भी थोड़ा सा फोकस किया। तो सही जवाब तो हो गया ऑप्शन ए, महाराज मान सिंह का जो उपनाम था द्विजदेव, यानी द्विजदेव का वास्तविक नाम महाराज मान सिंह था। अगला प्रश्न है, द्विजदेव कहाँ के महाराज थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विजदेव कहाँ के महाराज थे? महाराज मान सिंह तो इनका नाम आप जान गए, लेकिन कहाँ के थे ये? ऑप्शन दिया गया है काशी, मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर। तो द्विजदेव कहाँ के रहने वाले थे ये हमें बताना है, या फिर कहाँ के महाराज थे? आपका दिमाग दौड़ गया होगा कि अयोध्या। अयोध्या पर इस समय मैं खास फोकस कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि एक समय आता है कि शहरों का भी एक तरीके से पुनरुद्धार होता है, उसको भी केंद्र में लाया जाता है। काशी, मथुरा, गोरखपुर, गोरखपुर को भी हमने जानबूझकर रखा हुआ है। ठीक है, ये सब कहीं न कहीं मौलिकता की तरफ भी संकेत करते हैं कि ये जो भी प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये किसी भी अन्य जगह नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर दिखाई पड़ते भी हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ से कॉपी की गई है। खैर, अभी हम उस मुद्दे पर नहीं जाएँगे। द्विजदेव कहाँ के रहने वाले थे? आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिए कि वो अयोध्या के रहने वाले थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका किसकी रचना है? महाराज मान सिंह, रघुराज सिंह, पृथ्वी सिंह, जसवंत सिंह। इसमें एक नाम आप देख रहे हैं पृथ्वी सिंह आ रहा है, ये भी किसी का वास्तविक नाम है। आपको जरूर ध्यान में आना चाहिए, हमने पहले भी बतलाया हुआ है। श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका, आप देख रहे हैं कि दोनों में श्रृंगार श्रृंगार शब्द कॉमन है। किसकी रचना है? इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए है, महाराज मान सिंह द्वारा
लिखा गया है श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका। इंपॉर्टेंट रचनाएं जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है जो कि थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द्विज देव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे पद्माकर के। एक तो कथन यहां से यहीं तक पूछा जा सकता है। पहला ही वाक्य काफी है प्रश्न के लिए। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ये ऐसा दूसरा वाक्य है जो कि प्रश्न के तौर पर आ सकता है कभी भी, कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम कवि किसे माना जा सकता है, और वो है द्विजदेव। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। आपके दिमाग में ऑप्शन सी यानी रामचंद्र शुक्ल आ गया होगा, लेकिन इस प्रश्न को समझना जरूरी है। इसमें दो तीन प्रश्न छिपे हुए हैं। एक तो कहा गया कि अगर कवित्व की बात करें तो काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे कि पद्माकर है। अगर ब्रज भाषा में लिखित श्रृंगारी परंपरा के कवियों की बात करें तो द्विजदेव अंतिम कवि के तौर पर है। अगर लक्षण ग्रंथों की अंतिम आचार्य की बात करें, अंतिम कवि की बात करें तो पद्माकर है। उसी तरीके से श्रृंगार परंपरा के अंतिम अगर कोई कवि हैं तो वो द्विजदेव है। तो इन तीनों चारों चीजों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, कभी भी तोड़ तोड़ कर इसको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसको तोड़ा नहीं, हमने सोचा कि एक ही जगह आपको बता दिया जाए कि ये बातें द्विजदेव पद्माकर से जुड़ी हुई हैं। और किसका ये कथन है? ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि द्विजदेव के संदर्भ में असत्य है। कौन सी ऐसी बात है जो कि द्विजदेव के संदर्भ में असत्य है? इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। इनकी रचनाएं वीर रसात्मक है। अब तमाम चीजें हमने द्विजदेव के बारे में जोर देकर आप सभी को समझा दी थी। अब विकल्पों के देखने के बाद आप तुरंत सही जवाब तक पहुंच पाएंगे कि सर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कि इनकी रचनाएं वीर रसात्मक थी। कहा गया कि जो व्यक्ति श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका लिख रहा हो वो वीर रसात्मक ग्रंथ कैसे लिख सकता है? यानी कि ऑप्शन डी प्रश्न के मुताबिक क्या है? असत्य है। बाकी ऊपर कि बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। भाषा की स्वच्छता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और तमाम चीजों अनुप्रासों का प्रयोग किया चमत्कारों को दिखाने के लिए, लेकिन भाषा में कहीं भद्दापन नहीं आया, क्योंकि भाषा कैसी थी? स्वच्छ थी। ऋतु वर्णनों को लेकर तमाम कवियों का नाम आता है, जिसमें आप देखेंगे कि सेनापति का नाम सबसे ज्यादा आता है, फिर श्रीधर पाठक का नाम आ जाता है, सुमित्रानंदन पंत का आ जाता है। तमाम कवि हैं, और कवि अगर है तो ऋतु वर्णन आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब द्विजदेव ऋतु वर्णन करने जाते थे तो इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता था, यानी कि हृदय से ये ऋतुओं का वर्णन करते थे। अब इसको जानने के लिए इनकी कविताओं को पढ़ना पड़ेगा। ये तो सारे तथ्य हो गए, आप अपने दिमाग में परिचयात्मक रूप में रख सकते हैं, बाकी तो चीजें हैं ही। ठीक। अगला प्रश्न है कि ठाकुर ने बिहारी सतसई की एक टीका किस नाम से लिखी? ठाकुर कवियों के बारे में हमने ऊपर चर्चा की थी। तमाम लोगों ने बिहारी सतसई पर टीकाएं लिखी हुई हैं, लेकिन ठाकुर ने एक टीका लिखी बिहारी बिहार, सतसई वर्णार्थ, बिहारी चंद्रिका, लाल चंद्रिका। तो किस नाम से ठाकुर कवियों ने बिहारी सतसई की टीका लिखी है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, सतसई वर्णार्थ नाम की जो रचना है वो बिहारी सतसई की टीका है ठाकुर कवियों द्वारा। ये नया तथ्य आपके लिए हो सकता है। चूंकि देखिए आपके पास अनेक किताबें होंगी, वन लाइनर होंगी, सब्जेक्टिव होंगी, इतिहास ग्रंथ होंगे, तमाम कोचिंग के नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगे, आप सभी उन सबके नीचे दबे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हटाया जा रहा है। जैसे मलबा में लोग दबे रहते हैं, हटाया जा रहा है कि इसमें से निकलिए। तो बिहारी सतसई, ये देखिए इसीलिए आपको इस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपसे जुड़े रहे। अगला प्रश्न है, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान, और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो पहला ही वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। उमंग भी कई तरीके की होती है, लेकिन ठाकुर के संदर्भ में कहा गया कि इनकी उमंग जो थी सच्ची थी। जैसे आप सभी तैयारी कर रहे हैं
तो बहुत सारे विद्यार्थी एकदम से परीक्षा को लेकर सीरियस होंगे, उनके अंदर उत्साह होगा कि भले डेट टल रही है, पेपर कैंसिल हो जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने उमंग को बना के रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो कि डेट को याद कर रहे होंगे, भाई कब तक डेट निर्धारित होगी तो मैं थोड़ा पढ़ लेता। मुझे परिवार देखना है, मुझे अपना जॉब देखना है, मुझे 50 तरीके की चीजें हैं, उनको देखना है। आपको यहाँ पर देखना है कि आपके अंदर कौन सी उमंग है। कहने का मतलब ये है कि उमंग भी दो तरीके की होती है, एक सच्ची होती है और एक केवल ऐसे ही कि हमें एक काम को करना है, अब हो चाहे न हो। तो ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। एक कथन तो यहीं से हो सकता है। इनमें ये दूसरा कथन हो सकता है, इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, जो कि रीतिकाल की खास विशेषता है, न कल्पना की झूठी उड़ान है, और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष है। यानी कि अनुभूति में भी सच्ची अनुभूति है, अनुभूति की प्रामाणिकता। ये बात किसने कही है? आपने विकल्पों को पढ़ लिया होगा। ऑप्शन दिया गया लाला भगवान दिन, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि सच्चे उमंग के थे, कृत्रिमता नहीं थी, कहीं व्यर्थ का कुछ प्रयोग नहीं करते थे, कल्पना इनकी झूठी नहीं थी, जो भी थी सच्ची थी, और अनुभूति की प्रामाणिकता थी। अगला प्रश्न है कि लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा और कवि ने नहीं। उपरोक्त कथन किस आलोचक का? तो विकल्पों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया वैसा और किसी कवि ने नहीं किया। अगला प्रश्न है ठाकुर से ही संबंधित है। ठाकुर सच्चे, उदार, भावुक और हृदय के पारखी कवि थे। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि ठाकुर सच्चे, उदार, भावुक, हृदय के पारखी कवि थे। काफी मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से शुक्ल जी ने मूल्यांकन किया है, आप देख ही रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा, लाला भगवान दिन, तमाम नाम दिए गए हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर तो आप कथनों को आराम से पकड़ पा रहे होंगे, क्योंकि ये सीरीज किसी खास इतिहास ग्रंथ को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है, जो कि सभी परीक्षाओं का मेरुदंड है, प्राण है। इसीलिए इस इतिहास ग्रंथ पे हमने काफी मेहनत किया हुआ है। उम्मीद है कि ये मेहनत आप सभी को अच्छी लग रही होगी, और हमारी मेहनत में अपनी मेहनत को मिलाते हुए आप अपनी मंजिल के लगातार करीब जाते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। मंजिल अब धुंधली नहीं, बल्कि धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि इतना किलोमीटर बचा हुआ है, हम निश्चित तौर पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा टाइम ही लगेगा तो भी पहुंच जाएंगे। तो आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। बीच में जो भी हमने प्रश्न पूछा हुआ है होमवर्क के तौर पर या फिर संकेत किया हुआ है, अगर आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। और इसके बाद अब शुरू होगा मेन आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य के नाम से, गद्य काल के नाम से संबोधित किया हुआ है। और बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि उस पर भी बात की जाए, तो निश्चित तौर पर हम बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इसके बारे में बताएं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।